हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आराम से एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। आखिरी तक सेशन में बने रहिए, लाइक और शेयर करके जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। 2026 से 2029 के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2026 से लेकर 2029 तक के लिए। यह है पीवी सिंधु। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पीवी सिंधु को 2025 में ही 2026 से 2029 तक के लिए इस कमीशन का मेंबर बनाया गया था। 2025 की बात है और अब फाइनली इनको 2026 से 2029 तक के टर्म के लिए चेयरपर्सन भी अपॉइंट किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। पीवी सिंधु 2017 से 2025 तक ये जो बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन है इसकी मेंबर रह चुकी है। 2025 में फिर से रिवाइज किया गया, 2026 से 2029 तक ये मेंबर होती और अब इनको फाइनली अध्यक्ष ही अपॉइंट कर दिया गया है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर हमें पता होना चाहिए कि बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का काम क्या होता है। देखिए बीडब्ल्यूएफ क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन खेलों को गवर्न करने वाली, इसके लिए पॉलिसी मेकिंग बॉडी के रूप में काम करती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। जो इंटरनेशनल बैडमिंटन गेम्स होते हैं वो यही संस्था आयोजित करवाती है। अब इस संस्था और जो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन। मतलब जो एथलीट्स हैं उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या मांगे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इन सभी के बारे में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन तक बातें पहुंचाता है कौन? बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बीडब्ल्यूएफ को अलग अलग टॉपिक्स पर बैडमिंटन प्लेयर्स के व्यू देने का काम बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का होता है। तो इसकी अध्यक्ष बनी है कौन? पीवी सिंधु। ओके, तो 6 मेंबर होते हैं वैसे इस कमीशन में। पीवी सिंधु चेयरमैन नियुक्त की गई है। अध्यक्ष का जो चुनाव है वो मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में हमको पता चल गया, इसका वर्क पता चल गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1934 में। 5 जुलाई 1934 में बीडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कुआलालंपुरम मलेशिया में देखने को मिलता है। वर्ल्ड के अलग अलग देशों के 202 जो एसोसिएशन है बैडमिंटन के, वो मेंबर हैं इस संस्था के। और प्रेसिडेंट कुनिंग पटामा जो कि थाईलैंड से आती है, ये इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर है। यहां पर कैजुअली पीवी सिंधु की बात करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना से आते हैं तेलंगाना से आती है पीवी सिंधु, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। यहां पर भारत की पहली और एकमात्र खिलाड़ी है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनी है। यह उपलब्धि पीवी सिंधु के नाम पर है। पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है 2013 में। पद्मश्री 2015 में दिया गया था। आगे चलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1 साल बाद 2016 में दिया गया और फाइनली पद्म भूषण दिया गया 2020 में। तो ये पीवी सिंधु के अवार्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्यूरोक्रेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है प्रताप सिंह को। नाम क्या है बुक का? इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शंस ऑफ अ ब्यूरोक्रेट। एक ब्यूरोक्रेट के जीवन में उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे नेशनल और इंटरनेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे डील करना पड़ता है, कैसे देश के डेवलपमेंट में एक ब्यूरोक्रेट का योगदान होता है, इन सभी के बारे में प्रताप सिंह ने अपनी इस बुक में बताया है। अब देखिए प्रताप सिंह कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और 1991 बैच के एक आईआरएस ऑफिसर हैं। तो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी इन्होंने इस बुक में बताया है। आईआरएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, कैसे उनको डील करना पड़ता है रोज अलग अलग मुद्दों से, इस बारे में अपनी इस बुक में प्रताप सिंह ने बताया है। इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्यूरोक्रेट्स।
वैसे अगर प्रताप सिंह की बात करें ना, तो ये करंटली चेन्नई में डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन के पद पर है। और इसके अलावा इनकी काफी अलग अलग इनिशिएटिव में इनका बहुत योगदान है, फेमस भी काफी है देश में। जैसे एक हरित आयकर प्लांटेशन प्रोग्राम की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, जिसमें जापान की जो मियावाकी टेक्निक होती है ना पौधारोपण की, उसके माध्यम से देश में 15,000 पौधे लगवाए थे इन्होंने। तो ये काफी उपलब्धि है। अलग अलग काफी बुक्स भी इन्होंने लिखी है, एक तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो। इसके अलावा रिफॉर्म्स इन अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन एक्सपीरियंस, ये भी इनकी बुक है। इंडियाज ओडिसी फ्रॉम अ डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड नेशन, ये भी बुक प्रताप सिंह के द्वारा ही लिखी गई है। तो इनके द्वारा जो नई बुक है इसको आप याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है हमसे। आगे बढ़ते हैं। 33 वर्षों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट की लिस्ट में शामिल किया गया है? ऐसा कोई भी राज्य जहां पर टाइगर पाए जाते हैं उसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है, समझना है ना। एक टाइगर स्टेट ऐसा भी होता है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर है इंडिया में, तो उसको स्पेशली टाइगर स्टेट कहा जाता है, या कैपिटल ऑफ टाइगर आप बोल सकते हो उस स्टेट को पर्टिकुलर। तो टाइगर स्टेट से ही हम चलते हैं। तो एक तो उस फॉर्म में हम देख रहे हैं कि टाइगर स्टेट का दर्जा किसको है, एक तो सबसे ज्यादा जहां पर टाइगर है, लेकिन यहां पर ये डेफिनेशन के आधार पर टाइगर स्टेट है। टाइगर स्टेट की लिस्ट में शामिल किया गया है हाल ही में गुजरात राज्य को। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? देखिए, इंडिया में टाइगर की जनगणना होती है 4 साल में एक बार। आखिरी बार हुई थी 2022 की जो रिपोर्ट आई थी वो, और अब 2026 के लिए टाइगर जनगणना शुरू की जा चुकी है। 4 साल में आती है टाइगर की कितनी पॉपुलेशन है इसकी रिपोर्ट। और ये काउंटिंग कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पूरे देश में टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली एजेंसी है ना। टाइगर पॉपुलेशन जो है उसको गणना करने की भी जिम्मेदारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की है। तो ऐसी आखिरी गणना 2022 में हुई थी, तब रिपोर्ट आई थी, उसकी भी हम कैजुअली बात करेंगे। लेकिन अभी जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वापस टाइगर की काउंटिंग शुरू की है, तो 33 साल के बाद गुजरात में एक टाइगर देखने को मिला है। जबकि 33 साल से गुजरात में कोई भी टाइगर नहीं है, बाघ नहीं है। वहां पर क्या है? वहां पर शेर है ना, एशियाई शेर है, बाघ नहीं है गुजरात में। तो गुजरात के रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पर एक टाइगर की कंफर्मेशन दी गई है कि यहां पर एक टाइगर है, पिछले 10 महीनों से यहां पर रह रहा है। तो एक टाइगर का एविडेंस मिला है गुजरात में। इसी के बाद ऐसे जो भी राज्य है ना जहां पर टाइगर होता है उसको टाइगर स्टेट का दर्जा देता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। समझ में आया? टाइगर स्टेट दो तरीके से, एक तो जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर उसको हम बोलते हैं टाइगर स्टेट, जैसे एमपी है सबसे ज्यादा टाइगर है। लेकिन यहां पर एनटीसीए की द्वारा जो लिस्ट आती है उसमें टाइगर स्टेट जहां जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। तो गुजरात में पिछले 33 साल से कोई टाइगर नहीं था, लेकिन अब रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर देखने को मिला है। 10 महीने से एक टाइगर का यहां पर निशान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया टाइगर स्टेट का कॉन्सेप्ट। गुजरात में 1989 में आखिरी बार टाइगर देखने को मिले थे, उसके निशान मिले थे, पर उसके बाद टाइगर का कोई साक्ष्य नहीं है। बीच में 2019 के आसपास भी यहां पर टाइगर डिटेक्ट किया गया था, लेकिन वो 10-15 दिन में मर गया था। तो वहां पर भी उसके बाद टाइगर का कोई नामो निशान नहीं है। 1992 से टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया गया था गुजरात से, और अब फाइनली एक बार फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्वेश्चन आ सकता है, कहां पर स्थित है? तो गुजरात में, गुजरात के दाहोद जिले में देखने को मिलती है। 55 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। 2022 जो टाइगर पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई थी उसकी बात कर ले। तो 2022 में जो रिपोर्ट आई थी आखिरी बार टाइगर पॉपुलेशन की, उसमें बताया गया था कि पूरे भारत में 3682 टाइगर है। दुनिया की 75% टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलती है भारत में। पूरी दुनिया की 75% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में। 3682 टाइगर है। स्टेट वाइज देखें तो एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है, जैसा कि मैंने आपको बताया 785। सेकंड पर आता है कर्नाटका, थर्ड पर है उत्तराखंड और फोर्थ पर है महाराष्ट्र। टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में है? तो ये जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर है 260। ये टाइगर रिजर्व के आधार पर।
अदरवाइज अगर हम स्टेट के आधार पर देखते हैं तो एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है। और उसके बाद यहां पर मैंने मेंशन कर दिए, लेकिन यहां पर पहला ही याद कर लो, कार्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जो टाइगर रिजर्व है, यहां पर 260 टाइगर है, सबसे ज्यादा टाइगर वाला टाइगर रिजर्व। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, काम मैंने आपको बता दिया। इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई है। इसके सेक्शन 38L1 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके तहत बनाया गया है, और इसको स्थापना हुई थी 2005 में। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी काम करती है। सिंपल ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आज आप करंट अफेयर 2026 के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते। देखिए, डेली करंट अफेयर में आपको पढ़ाता ही हूं, यहां पर आपकी 90% चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, डेली करंट अफेयर अगर आप रोज वॉच करते हैं तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, टेस्ट लगाने पड़ेंगे, वन लाइनर पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है रिवीजन के लिए। तो आप करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कीजिए। आपको यहां पर पीडीएफ, मॉक टेस्ट, क्विज, आपको सारी चीजें मिल जाएगी डेली, मंथली और ईयरली वाइज। तो ज्वाइन कीजिए, ये पूरा आपके लिए पैकेज है करंट अफेयर का। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ईयर एंड सेल चल रही है आप सभी के लिए, तो क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को भी आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन की, वहां से आप इससे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। आगे चलें। हाल ही में बिस्वा बंधु सेन का निधन हो गया। वे किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे? बिस्वा बंधु सेन, ये त्रिपुरा राज्य की विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पॉलिटिशियन है बिस्वा बंधु सेन, 72 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। त्रिपुरा से आते हैं। 56 धामनगर असेंबली, त्रिपुरा से 4 बार एमएलए का चुनाव इन्होंने जीता है। ठीक है, 4 बार एमएलए रह चुके हैं। डिप्टी स्पीकर रहे हैं त्रिपुरा विधानसभा के 2018 से 2023 तक, और अभी 2023 से कंटिन्यू थे ये त्रिपुरा के विधानसभा में स्पीकर के रूप में। डिप्टी स्पीकर 2023 तक रहे हैं, फिर 2023 में ये स्पीकर बने। 11वें विधानसभा अध्यक्ष त्रिपुरा के कौन है? बिस्वा बंधु सेन। 72 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए निधन हो गया है त्रिपुरा में। ठीक है, रिसेंट जो अदर निधन हुए हैं उनकी हम बात करें, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्वराज कौशल, एक तो क्रिमिनल लॉयर थे और एक इंडियन पॉलिटिशियन। शिवराज पाटिल, ये इंडियन पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र से। विनोद कुमार शुक्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन पोएट और राइटर, छत्तीसगढ़ से आते हैं, भारतीय हिंदी साहित्यकार। और पाल्पू पुष्पन गदन, इंडियन बॉटनिस्ट हैं। और मेहर कैस्टिलिनो, फैशन जर्नलिस्ट और पहली मिस इंडिया इंडिया की। और फिर प्रफुल्ल बरुआ का निधन हुआ था, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। तो ये अदर ऑबिटरीज जो हमने लास्ट मंथ या इस मंथ में डिस्कस करी है, ये यहां पर मैंने आपको बता दी है। भारत सरकार ने किन 2 नई एयरलाइनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्रदान की? तो इंडिगो क्राइसिस आप सभी को पता है, लास्ट मंथ और इस मंथ की शुरुआत में इंडिगो क्राइसिस हमने देखा था। उसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि नई 2 एयरलाइंस को एनओसी दी है। ये 2 नई एयरलाइंस है, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। अभी एनओसी दी है, यहां पे इनको जो दोनों कंपनीज है ना, इनको एयरलाइन संचालित करने के लिए आगे बहुत ज्यादा क्लियरेंस अभी लेने पड़ेंगे। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। एनओसी क्या होती है पता है? इंडियन गवर्नमेंट ये सर्टिफिकेट दे देती है कि भैया इससे हमको, इन एयरलाइन से हमको कोई समस्या नहीं है। अगर ये इंडिया में एयरलाइंस रन करती है तो इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है बेकार सा, कोई भी गंदा रिकॉर्ड नहीं है, जैसे एक्सीडेंट का या एयरलाइंस ये ढंग से रन नहीं कर सकते, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, कोई करप्शन का रिकॉर्ड नहीं है, और पूरी तरीके से क्लीन है, और ये आगे प्रोसेस कर सकते हैं एयरलाइंस बनने के लिए। तो ये होता है एक एनओसी। ये सर्टिफिकेट जो है ना, एयरलाइंस शुरू करने के लिए पहला बड़ा स्टेप आप बोल सकते हैं। अभी मिला नहीं है पूरी तरीके से, ये अभी लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन पहला स्टेप यहां से शुरू हो जाता है।
अभी एयरलाइन को आगे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से कई सारे अप्रूवल अभी भी लेने पड़ेंगे। एनओसी मिलने के बाद इंडिया में जल्द ही अब 4 नई एयरलाइन सर्विसेज शुरू हो सकती है, क्योंकि 2024 में भी 2 एयरलाइंस को एनओसी इंडियन गवर्नमेंट दे चुकी है और अभी रिसेंटली 2 और कंपनीज को दी गई। अभी जिनको दी गई अल हिंद एयर है, हमने क्या पढ़ा था इसको, अल हिंद एयर, ओके। तो एक तो है अल हिंद एयर, 2025 में अल हिंद ग्रुप की एयरलाइन है जो कि केरला से संबंधित है, इसको एनओसी मिली। फ्लाई एक्सप्रेस, इसको एनओसी दी गई है अभी, ठीक है ना, एक कंपनी है। फिर लास्ट ईयर एयर केरला को दी गई थी और एक शंख एयर नाम की एयरलाइन से इनको एनओसी लास्ट ईयर दी जा चुकी। अभी ये एयरलाइंस बनी नहीं है, मैंने बोला है प्रोसेस बहुत लंबा है अभी, ठीक है ना। एनओसी मिलने के बाद नॉर्मली 6 महीने साल भर में फिर आगे की प्रोसेस होती है और आगे के फिर एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो अभी थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो एनओसी तो फर्स्ट स्टेप है, समझ में आया। इंडिगो इशू जानते ना क्या था, गवर्नमेंट ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स को पूरी तरीके से लागू किया था, जिसमें पायलट को क्रू को लेकर काफी सारे रूल्स थे, चेंजेस थे। और इंडिगो के ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि मोनोपोली है इंडिया में, अभी तक 2 ही एयरलाइंस है, एक तो एयर इंडिया और एक इंडिगो, तो इनकी मोनोपोली। अब जब पायलट और इनके टाइम शेड्यूल बिगड़े ना, तो पूरी इंडिगो मतलब चरमरा गई थी, काफी फ्लाइट कैंसिल हुई, काफी प्रॉब्लम आया, डिले हुई फ्लाइट्स, देश को काफी सफर करना पड़ा इस समय में। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया मोनोपोली ठीक नहीं है, थोड़ा आगे दूसरी एयरलाइंस को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो अब क्लियरेंस एनओसी वगैरह के काम शुरू किए गए हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत में एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि सिविल एविएशन को संभालती है, जो उड्डयन सेक्टर है ना, फ्लाइट एयरपोर्ट, इनको संभालने का काम इसके पास है, सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। एक स्टेचुरी बॉडी है, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत इसकी स्थापना की गई है। स्थापना वैसे 1978 में हो चुकी थी, लेकिन स्टेचुरी बॉडी है 2020 में बनी है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर फैज अहमद किदवई जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। भारत ने अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और इसका नाम है K4। के से कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसको नाम दिया गया है K4। डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया, इसका सफल परीक्षण किया गया है विशाखापट्टनम में। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। कितनी रेंज है मिसाइल की? 3500 किलोमीटर तक। 3500 किलोमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका सक्सेसफुली ट्रायल किया गया। विशाखापट्टनम कोस्ट बे ऑफ बंगाल में इसका ट्रायल किया गया। आईएनएस अरिहंत से इसे लॉन्च किया गया। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है आईएनएस अरिहंत, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी से चल सकती है। आईएनएस अरिहंत से टेस्ट की गई K4 मिसाइल। तो टेस्ट इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इसमें दिखाया है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसी मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। K4 मिसाइल कलाम 4 मैंने आपको बताया। मिसाइल को नेवी के लिए बनाया गया है और अरिहंत क्लास सबमरीन से इसे लॉन्च किया गया है। आईएनएस अरिहंत से इसे लॉन्च किया गया था। इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब सबमरीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है और 3500 किलोमीटर की रेंज को ये कवर कर सकती है। डीआरडीओ ने इसका डिजाइन तैयार किया है, मैन्युफैक्चर किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। अगर इसका वजन देखने जाते हैं, रेंज 3500 किलोमीटर है, लेंथ है 12 मीटर और वेट अगर देखें तो 2500 किलोग्राम तक इसका वेट देखने को मिलता है। डीआरडीओ भारत में डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली डिफेंस एजेंसी है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। समीर वी कामत चेयरमैन है डीआरडीओ के वर्तमान में। नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? अभी नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जो टेररिज्म है उससे लड़ने के लिए यहां पर चर्चा की गई, कैसे रोका जा सकता है, रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके लिए यहां पर बातचीत की गई और इसका इनॉग्रेशन किया भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। यह आयोजित हो चुका है ना, 26-27 दिसंबर को नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया। उद्देश्य वही, टेररिज्म को कैसे खत्म किया जा सकता है,
इस पर बातचीत की गई। यहां पर अमित शाह ने दो चीजें लॉन्च की। एक तो देखिए, इंडिया का पहला वेपन डेटाबेस यहां पर लॉन्च किया गया। क्या है ये? इंडिया का पहला वेपन्स डेटाबेस, जिसमें वेपन्स की पूरी जानकारी होगी गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, एक गन भी अगर गवर्नमेंट ने बनाई है तो उसका पूरा नंबर होगा, गन कौन सी है, कहां से निकली है, कौन से आयुध केंद्र में इसको बनाया गया था, इन सभी की जानकारी उस पर होगी। फायदा क्या होगा इसका? फायदा ये होगा कि मान लो सीआरपीएफ के किसी काफिले को नक्सली लूट ले जाते हैं, उनकी हथियार चले गए। अब वो नक्सली कहीं मान लो कि उसने छत्तीसगढ़ में लूटा और वो दक्षिण में कहीं कर्नाटक वगैरह में पकड़ाया, उसके पास हथियार बरामद हुए। जब वो नंबर मैच किया जाएगा जो डेटाबेस में, तो हमको पता चल जाएगा कि वहां से लूटे हुए हथियार ये वाले थे। तो इसके काफी फायदे। तो ये पहला वेपन डेटाबेस लॉन्च किया गया है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस को भी लॉन्च किया गया है। ये एक और कॉन्सेप्ट है, दोनों की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वेपन डेटाबेस सिक्योर डिजिटल पोर्टल है। सारे हथियार जो इंडियन एजेंसीज के लिए होंगे, ये डेटाबेस होगा। सारे हथियार जो निकलेंगे इंडियन गवर्नमेंट के, उन सभी के नंबर, इमेज, सीरियल नंबर, वेपन्स के रिपोर्ट्स यहां पर डेटाबेस में अवेलेबल करवाई जाएगी। वेपन्स की इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर रखा जा सकेगा। फायदा मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होगा। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस, एआई पावर्ड एडवांस सॉफ्टवेयर है। भारत में जितने भी क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले जो लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन डाली जाएगी, उनके परिवार की, फैमिली की मैपिंग की जाएगी, कौन से क्रिमिनल किससे कनेक्टेड है, इनके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल होगी। ठीक है। रिलेटेड एफआईआर, किस व्यक्ति को पकड़ा गया है, रिलेटेड एफआईआर जितनी भी उस पर दर्ज होगी वो उस डेटाबेस में मिल जाएगी, इंडिया में कहीं पर भी हो। चार्जशीट उसके खिलाफ क्या है, उसके फिंगरप्रिंट, वॉइस सैंपल, वो सभी इस पर्टिकुलर एआई एडवांस सॉफ्टवेयर में डाले जाएंगे। अब मान लो कि कोई ड्रग डीलर है जो कि किसी केस में महाराष्ट्र में पकड़ाया, बाद में जमानत पे छूट गया। अब वही ड्रग डीलर कहीं मान लो पंजाब हरियाणा में पकड़ाता है, तो अब उसके डेटाबेस में जब फिट किया जाएगा ना, उसका नाम तो पूरी इंफॉर्मेशन है, तो पता चल जाएगा कि भाई महाराष्ट्र में भी ये क्राइम कर चुका है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये इन्वॉल्व था। तो काफी फायदे होंगे इन फ्यूचर इन दोनों चीजों के। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत में काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, जो कि अभी कॉन्फ्रेंस का जिसने आयोजन करवाया। 2009 में इसकी स्थापना की गई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करती है। सदानंद डाटे आईपीएस ऑफिसर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एनआईए के अध्यक्ष हैं या डायरेक्टर जनरल हैं। 2025 में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को दिए गए? 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये टोटल 20 बच्चों को दिए गए हैं। 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, है ना। तो 20 बच्चे के देखिए नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है इस अवार्ड के बारे में। तो देखिए ये जो अवार्ड है ना, है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेकिन जब देने की टाइम आता है ना, तो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब भारत के प्रेसिडेंट देते हैं जिसने भी जीते हैं। तो 18 साल से छोटे बच्चों को 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं एज को लेकर, लेकिन नॉर्मली 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको 6 अलग अलग क्षेत्रों में ये अवार्ड दिए जा सकते हैं। बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्रों में। 20 बच्चों को दिए गए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार 2 बच्चों को ये जो अवार्ड है ना, मरणोपरांत दिए गए, जिनका मृत्यु हो चुकी है। तो मरणोपरांत 2 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है। नेशनल लेवल का अवार्ड है, मैक्सिमम 25 अवार्ड दिए जा सकते हैं, इस बार 20 दिए गए। 18 साल से कम बच्चों को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए, हाँ यहां पर 18 साल नहीं, 5 से 18 साल, ये करेक्शन कीजिएगा, 5 साल से ऊपर और 18 साल के नीचे। जो मिनिस्ट्री देती है ना, वो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 6 क्षेत्र कौन कौन से? ब्रेवरी, सोशल सर्विसेज, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा 6 क्षेत्र। तो 20 बच्चों को ये अवार्ड इस बार दिए गए। 2018 में पहले शुरू किए जा चुके थे, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं ये 2018 में नया स्वरूप देखने को मिला था। ब्रेवरी जुड़ा था 2018 के बाद। तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है। कितने बच्चों को दिए गए? 20 बच्चों को। मरणोपरांत कितने बच्चों को दिए गए? 2 बच्चों को। आगे आइए। दुनिया का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव माने जाने वाले हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण कहां आयोजित किया गया?
तो दुनिया का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव यह है हरिवल्लभ संगीत महोत्सव। इसका 150 एडिशन का आयोजन किया गया है हाल ही में जालंधर में। ठीक है, जालंधर में यह आयोजित किया गया। देखिए 26 से लेकर 28 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। एक संगीत सम्मेलन है, शास्त्रीय संगीत सम्मेलन, इंडिया का सबसे पुराना आयोजन। इस बार गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनकी शहादत और बनारस घराना के पंडित छन्नूलाल मिश्रा, इनकी याद में इसका आयोजन किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर पंजाब के जालंधर में 150वें हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन किया। यह जो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन है ना, क्लासिकल म्यूजिक के लिए दुनिया का सबसे पुराना फेस्टिवल माना जाता है, संगीत सम्मेलन माना जाता है ना। पंजाब के बाबा हरिवल्लभ की समाधि पर इसका आयोजन किया जाता है। नॉर्मली हर साल 1875 में शुरुआत की गई थी और बाबा हरिवल्लभ ने ही इसे शुरू किया था, तब से यह आयोजित किया जा रहा है, बाबा हरिवल्लभ, ठीक है ना, इसीलिए नाम है हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन। यहां पर बाबा हरिवल्लभ एक हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिशियन और एक संत भी थे, है ना, पंजाब से रिलेटेड। दुनिया के पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल की स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। यही है हरिवल्लभ क्लासिकल म्यूजिक या संगीत सम्मेलन, ठीक है ना। और छन्नूलाल मिश्रा, जिनके याद में अभी आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश से आते हैं, हिंदुस्तान क्लासिकल संगीत से संबंधित बनारस घराना से आते हैं, ये यूपी के। इनको काफी अवार्ड दिए जा चुके हैं छन्नूलाल मिश्रा को। फॉर एग्जांपल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड यूपी ने दिया था, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इंडियन गवर्नमेंट ने इनको दी थी, संगीत शिरोमणि अवार्ड बिहार ने दिया है, पद्म भूषण इनको 2010 में दिया गया था छन्नूलाल मिश्रा को, और पद्म विभूषण 2020 में दिया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बनारस घराना से आते हैं, यूपी से। लास्ट क्वेश्चन, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? सोमालीलैंड, इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री का दर्जा देने वाला, इस रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इजराइल। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में एक देश है सोमालिया। सोमालिया का उत्तरी हिस्सा ही सोमालीलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये पूरा सोमालिया का एरिया है। इसके हम उत्तर क्षेत्र में आते हैं ना सोमालिया में, तो यहां पर हमको देखने को मिलता है सोमालीलैंड। तो उत्तरी जो सोमालिया है ना, उसने अपने आप को सोमालीलैंड घोषित कर रखा है। अब ये एक और चीज है कि सोमालीलैंड है ना, ये सोमालिया का ही रीजन है अभी तक, लेकिन सोमालीलैंड की खुद की गवर्नमेंट है, खुद की पुलिस है, खुद की करेंसी है, खुद का पासपोर्ट है ना, ये अलग मानता है खुद को। सोमालीलैंड जो है, उत्तरी सोमालिया, वो अलग मानता है खुद को सोमालिया से। हालांकि सोमालिया देश इसको मान्यता नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने के लिए प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान थोड़ी मान्यता दे रहा है उसको, है ना। तो ऐसा सोमालिया देश मान्यता नहीं देता सोमालीलैंड को, लेकिन ये खुद में अपनी गवर्नमेंट चलाता है, पुलिस है, करेंसी है, पासपोर्ट भी है, लेकिन वर्ल्ड का कोई भी देश उसको मान्यता नहीं देता है सोमालीलैंड को। इजराइल ने पहली बार इसको मान्यता दे दी, एक सोवरेन कंट्री घोषित कर दिया। ओके, तो ताकि इजराइल चाह रहा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए जा सके सोमालीलैंड से और यहाँ की गवर्नमेंट से, इसलिए। तो यहां पर काफी समय से सोमालिया में इन दो पार्ट के बीच में काफी विवाद है। जैसे देखिए 1960 में पहली जो है ना, 1960 से पहले सोमालिया एक ही देश था, इसके पहले सोमालिया केवल एक ही देश था, लेकिन यहां पर दो अलग अलग यूरोपीय देश शासन कर रहे थे। उत्तरी सोमालिया जो है, नॉर्थ सोमालिया, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, इसे कहा जाता था ब्रिटिश सोमालीलैंड। और जो दक्षिणी सोमालिया है वो इटली के कंट्रोल में था, ये था इटालियन सोमालीलैंड। 1960 में दोनों क्षेत्र आजाद हो जाते हैं ब्रिटेन और इटली से, और दोनों मिलकर बन जाते हैं सोमालिया। लेकिन क्योंकि उत्तरी सोमालिया के लोगों को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं मिल पाती, इतना ज्यादा गवर्नमेंट में योगदान नहीं मिल पाता है, मतलब उनके अधिकारों को दबाया जाता है, तो उत्तरी सोमालिया क्या करता है, 10 साल की वॉर के बाद 1991 में खुद को अलग कर लेता है सोमालिया से, और यह बना लेता है सोमालीलैंड। और अभी तक सोमालीलैंड का मुद्दा चल रहा है। तो मान्यता तो सोमालीलैंड को कोई नहीं देता, पर इजराइल ने दी है पहली बार।
सोमालीलैंड को अगर हम देश के रूप में देखें तो हरगेजा इसकी कैपिटल है, जिसको इजराइल ने मान्यता दी। और सोमालिया जो कि वर्ल्ड के देश जिसको मान्यता देते हैं, अफ्रीका का देश है, मोगादिशु जिसकी कैपिटल है। पीएम और प्रेसिडेंट तो नहीं पूछे जाएंगे इसके, पर मोगादिशु इसकी कैपिटल है। और सोमाली शिलिंग तो दोनों जगह पे चलती है करेंसी के रूप में, ठीक है। तो यहां पर 29 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान को किस लिपि में जारी किया गया? संथाली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट की दूसरी यूनिट का इनॉग्रेशन किया। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चर्चा में रहा काशिवा जी की कारीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो यह देखने को मिलेगा जापान में। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। अयोध्या में भगवान राम की 800 किलोग्राम की वजनी पेंटिंग को बेंगलुरु से डाक विभाग के द्वारा लाया गया है। यह पेंटिंग तंजावुर शैली में बनी हुई है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में मुंबई को 5वीं रैंक पर रखा गया है। रियल वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए एआई लैब असिस्टेंट एला किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो इसे आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्टों ने डेवलप किया है। हाल ही में किस प्रकाशक को फ्रांस के प्रतिष्ठित शेवेलियर डी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पूरा नाम आप पढ़ लेना, यह है रवि डीसी। द ग्रेट सेंशंस हैक व्हाई इकोनॉमिक सेंशंस डोंट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है उर्जित पटेल को। यह हमारे कल के सेशन के सारे करंट अफेयर रिवाइज हो गए। आज के हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? तो यह पत्तियों में होता है। पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए स्पेशल पेस्ट की कौन सी है? तो कंट्रोल ऑल्ट वी। जो नया वर्जन है ना पावर पॉइंट का 365, इसमें कंट्रोल ऑल्ट वी ये की है। और जो पुराना वर्जन था उसमें कंट्रोल शिफ्ट वी थी, है ना। माउंट लॉकी लॉकी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे हो गए आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? सेकेंड, निंगोल चक्कोबा त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर ख्यालिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।